सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो ह वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पूज्य आठवले जी को प्रणाम, सनातन संस्था को प्रणाम। प्रोफेसर केडिया के अतिरिक्त जो भाषण मैंने सुने और पहले भी सुने थे, उनमें जो सबसे अधिक सुंदर बात थी वो भाव तेज और छात्र तेज का जागरण बहुत ही सुंदर रूप में किया जाता है। लेकिन एक ब्रह्म तेज भी होता है और जिसके कई रूप हैं, शास्त्र ज्ञान, विद्या तेज। विद्या तेज के भी दो भाग हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। तो परा विद्या की साधना तो अपने यहाँ अप्रतिहत चल रही है, लेकिन ये सत्य है कि भारतवर्ष में एक भी अपरा विद्या के क्षेत्र में कोई हिंदू विद्या का केंद्र नहीं है। ऐसा एक भी केंद्र नहीं है, एक भी विद्यापीठ, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ जो अपरा विद्याएं हैं उनकी दृष्टि से, यानी दर्शन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन फिलॉसफी वाले अर्थ में। दर्शन का एक जो भारतीय अर्थ है वो तो अपने यहाँ चल रहा है, जिसमें मोक्ष शास्त्र का पर्याप्त प्रसार हो रहा है, अध्यात्म शास्त्र का। लेकिन इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी भी भारतवर्ष में एक भी संस्था नहीं है। ये इस बात को हमें जानना चाहिए। इसके कारण ब्रह्म तेज को हम लोग नगण्य मान लिए हैं, यानी मान लिया है कि ब्रह्म तेज होगा तो वो केवल एकांत साधना में होगा, कुछ मोक्ष की साधना में होगा। तो मोक्ष की साधना के लिए भी तो धर्म की साधना करनी ही पड़ती है ना। सबके लिए तो ये नहीं है कि सब जन्मजात ही ब्रह्मचारी होकर सन्यासी हो जाएंगे। तो बाकी लोग जो हैं उनको अगर वो हमने अपरा विद्या तो हवाले कर दी ईसाइयों या मुसलमानों के मित्रों के हाथ, और परा विद्या में केवल हिंदू धर्म को सुरक्षित रखे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए जो इतिहास को कैसे देखें, ये जो विषय है वो उसी प्रकार का है जैसे केडिया जी ने एक अर्थ में बहुत कुछ अभी बताया। क्योंकि हम ज्ञान के क्षेत्र में अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो छोटे छोटे कामों में बहुत ज़्यादा शक्ति लगेगी और हमारे पास बल की कोई कमी नहीं है। जैसा प्रोफेसर केडिया ने कहा, जो सत्य है, भारत विश्व का सबसे बड़ा योद्धा समाज है। युद्ध और वीरता भारत की परंपरा है, परंतु 1947 के बाद इसी सत्य को सबसे ज़्यादा दबाया गया। तो दबाया गया तो कोई शस्त्र से थोड़ी दबाया गया, सब कुछ तो अपरा विद्या के क्षेत्र में छल से, चालाकी से, मिथ्या धारणाओं के प्रसार से, भारत के विषय में अज्ञान के प्रसार से ये काम किया गया। तो अज्ञान की काट के लिए किसी भौतिक वीरता की पहले आवश्यकता नहीं है, पहले तो ज्ञान की वीरता भी आवश्यक है। और अगर हम उसे नहीं जानेंगे तो हमारा बहुत सारा बल बहुत छोटे कामों के लिए लगेगा। बल जो है, ब्रह्म तेज का अनुसरण करना चाहिए छात्र तेज को, यही भारत की परंपरा है। तो हमें ब्रह्म तेज की भी साधना के कुछ केंद्र बनाने होंगे, जैसे कि पूज्य डॉक्टर साहब के पूज्य गुरुदेव आठवले जी के द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ सनातन संस्था बना रही है, लेकिन अभी प्रभावी कार्य अपरा विद्या के क्षेत्र में नहीं हो रहा। तो अपने इतिहास को कैसे समझें? पहले तो हम ये संक्षेप में बता दें कि स्वयं दुनिया में इतिहास कैसा लिखा जा रहा है। अब भारत में तो विचित्र से लोग आ गए हैं, कैसे आए हैं वो भी मेरी व्याख्या के दौरान ही संक्षेप में स्पष्ट करूंगा मैं, कि जो वर्तमान शासक हैं वो किस प्रकार भारतीय दृष्टि से पापी, अधर्म में रत और दुष्ट हैं,
और उसके लिए कोई हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हम में ज्ञान की उपासना की कमी थोड़ी सी उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वैसे भी असुर तो शक्तिशाली हो जाते रहे हैं। जब देवता जागृत थे तब भी, तो बहुत ज़्यादा ग्लानि की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान की साधना तो करनी पड़ेगी। सारे संसार में एक तो जो तथ्य छिपाया गया है, ये जो यूरंडपंथी शिक्षा जिसे मैं कहता हूँ, जो 1947 के बाद भारत में जवाहरलाल नेहरू ने थोपी, जैसा कि डी जी ने बताया कि जो संधि हुई थी ट्रांसफ़र ऑफ पावर की, उसके अंतर्गत जो शिक्षा चल रही है वो तो पापपूर्ण शिक्षा है ना। तो उसमें झूठ और भारत के विषय में ग्लानि जगाना, मिथ्या धारणाओं का प्रचार, ये बहुत व्यापक है। इतना व्यापक है, जो भी पढ़ लिख के निकलते हैं अपने धर्माचार्य भी, तो सामान्यतः तो वो चाहे वो संस्कृत महाविद्यालय से ही निकलें, चाहे साधारण दूसरे विद्यालयों से, वो पढ़ते तो वही सब हैं इतिहास के विषय में जो इन्होंने प्रचारित किया है। जो मूल बात है, जिनकी कुछ झलक हमको केडिया जी ने अभी दी, वो कहाँ भारत में लोगों को पता है। तो भारत के विषय में अकारण, जैसे कि किसी महान शक्तिशाली बलशाली व्यक्ति को 24 घंटे ये बताया जाए किसी प्रकार कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो, तुम में तो ताकत ही नहीं है, तुम्हारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है, ये जो ग्लानि भरने का, हीनता भरने का, दैन्य भरने का काम हो रहा है, तो वो अपने इतिहास को न समझने के कारण है। जिसमें पहली बात जो इतिहास से संबंधित है, अभी मैं केवल अपने विषय पे ही रहूँगा, इतिहास से संबंधित सबसे बड़ा झूठ ये फैला है जो 20वीं शताब्दी में पहली बार अंग्रेज़ों ने फैलाया, फिर कुछ यूरोपीय लोगों ने। शुरू में तो वो लोग सत्य लिख रहे थे कि भारत में इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं है। इतना बड़ा झूठ। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यूरोप में इतिहास लेखन की कोई भी परंपरा 20वीं शताब्दी ईस्वी से पहले कभी नहीं रही है। जो हिस्ट्री शब्द है वो मूल में उसका अर्थ होता था किस्से, कहानी और गप्पें। तो हिस्ट्री का वर्तमान अर्थ ही 20वीं शताब्दी में आया है। अगर हम E.H. कार की पुस्तक भी देखें, व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो उसमें उसने क्या बताया है? एक तो पहले परंपरा से इतिहास था ही नहीं, जो रहा होगा वो लुप्त हो गया। क्योंकि जैसा केडिया जी ने बताया, जो यूरोप था, सनातन धर्मी यूरोप, सनातन प्रवाह जो था वहाँ ज्ञान और विद्या का, वो तो ईसाइयों ने नष्ट कर दिया ना। इसीलिए उस पर बहुत पुस्तकें हैं। क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप पर ईसाइयों की विजय पर अनेक पुस्तकें हैं, जिसे स्वयं यूरोपीय लोगों ने लिखा है कि ये तो यूरोप की आत्मा को नष्ट कर डाला इन पापियों ने, ईसाइयों ने। और इसीलिए आज यूरोप ने तो ईसाइयत को तिरस्कृत कर दिया है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ वो लोग काम कर रहे हैं, तो अब वो एशिया में, अफ्रीका में काम करने के लिए दौड़े आ रहे हैं। तो इतिहास तो वहाँ कभी लिखा ही नहीं गया। और जब E.H. कार ने व्हाट इज़ हिस्ट्री लिखा, तो कुल मिला के क्या कहा कि जो विजेता है उसके पक्ष में लिखना और उसका महिमा मंडन करना, यही हिस्ट्री है। वहाँ व्यवहार में भी यही हुआ। जैसे इंग्लैंड है, तो 18वीं शताब्दी तक वहाँ 20 के करीब राज्य हैं। कोई एक नेशन स्टेट तो 19वीं शताब्दी में पहली बार बात हुई है ना। यूरोप का कोई भी देश 18वीं शताब्दी तक नेशन स्टेट नहीं था। अब ये भारत में लोगों को नहीं पता। यूरोप के सारे ही राष्ट्र नेशन स्टेट, उसका हिंदी में अगर आप राष्ट्र कह लें तो कर लें, वैसे उसका अर्थ तो नेशन, हमको अंग्रेजी के बहुत से शब्द लेते हैं तो नेशन स्टेट ही कहना चाहिए, राष्ट्र बिल्कुल अलग चीज़ है। यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट 200 वर्ष से पुराना नहीं है। तो वहाँ उन्होंने तर्क दिया कि ये जो लंदन के आसपास जो राजा है, वो जो राज्य करता है उसी को केंद्र मान के लिखो। तो सारी हिस्ट्री 20वीं शताब्दी में ऐसे केंद्रित की गई कि इसी को केंद्रित करके लिखो। फिर धीरे धीरे बहुत सारे समझौते हुए, चाहे वो मैग्ना कार्टा है, दुनिया भर की संधियाँ जो जमींदारों, जागीरदारों और वहाँ के राजा से हुई, उसमें चर्च का बहुत बड़ा रोल था। तो कुल मिला के उन्होंने एक नेशन स्टेट बनाया। तो उसके पक्ष में वो हिस्ट्री लिखने लगे। भारत में तो इतिहास की कितनी प्राचीन परंपरा है भाई। महाभारत तो इतिहास ग्रंथ ही है ना, और रामायण भी इतिहास ग्रंथ है, लेकिन महाभारत को तो इतिहास कहा ही गया है। समस्त यूरोप जो आधुनिक लेखन है इतिहास का, वो भी अंततः दो ही चीज़ों को प्रधान मानता है, अंतः साक्ष्य और बहिः साक्ष्य। तो अंतः साक्ष्य यूरोप के पास तो, जो ईसाइयों ने जब जीता क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप के दौर में, सारे अंतः साक्ष्य तो नष्ट हो गए। कोई भी पुराना साक्ष्य है ही नहीं। रोम के विषय में शायद मुश्किल से कोई 5-6 पन्ने मिले हैं जीर्ण शीर्ण। उसके आधार पर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ रोम लिख दिया, काल्पनिक। केवल 5 या 6 पुराने पन्ने मिले हैं।
और सबसे ज़्यादा सामग्री जो मिली है, जिसे वो कहते हैं, अगर उसको यूरोप वो लोग अब कह रहे हैं, तो वो तो यवन प्रांत से मिली है ना, और यवन तो कभी यूरोप का हिस्सा था ही नहीं। वस्तुतः यवन और रोम दोनों, ये जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, इनसे तो भिन्न इलाके हैं ना, गर्म इलाके हैं, और भारत के अंश रहे हैं। ये यवन प्रांत तो रामायण, महाभारत, सभी जगह ये तो भारतवर्ष का अंग ही है ना। महाभारत को तो प्रमाण मानेंगे ना इतिहास का। तो यवन तो हमारा प्रांत है, यवन के सैनिक आए थे महाभारत युद्ध में। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये भी है कि आज भी जिसे यवन प्रांत हम कहते रहे हैं, वो अपने को यवन या यवांशी कहते हैं, और उसका जो ऑफिशियल नाम है वो है एलेनिक रिपब्लिक, ठीक है ना। ग्रीस नामक केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। यवन प्रांत का ऑफिशियल नाम आज भी एलेनिक रिपब्लिक है, यानी एल वंशियों का गणराज्य। जानते हैं ना, इला और बुद्ध के पुत्र जितने हुए वो एल वंशी कहलाए। एल वंशियों का गणराज्य वो आज कह रहे हैं अपने को, 21वीं शताब्दी में भी। कोई भी यवन प्रांत का नागरिक अपने को ग्रीक नहीं कहता। तो हमारे यहाँ ये भी नहीं पता, वो जो रोमनों और यवनों का जिस गांव के पास युद्ध हुआ था, उसे यवन लोग ग्राम ग्राम कहते थे। तो उन्होंने सुना कि ये पता नहीं ग्राई ग्राई क्या कह रहे हैं, तो उसके अंदाज से रोमन उनको ग्रीक कहने लगे कि ये लोग कौन हैं, तो पता नहीं, ज़्यादा जानते नहीं, तो ग्रीक हैं। ग्रीक तो एक काल्पनिक शब्द है, और सारी यवन भाषा, जिसे ग्रीस भाषा भी कहते हैं, वो संस्कृत से बहुत निकट है। अब ये तथ्य नहीं पता, तो हिस्ट्री राइटिंग के जो भी थोड़े बहुत प्रमाण मिलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, यूरोप नाम 18वीं शताब्दी तक संपूर्ण इतिहास में कभी नहीं था। उस क्षेत्र के अलग अलग नाम थे। ये स्वयं यूरोपीय लेखकों ने लिखा है कि ये एक काल्पनिक नाम है जो 19वीं शताब्दी में हम लोगों ने कल्पना करके लिखा है ना। अब ये भी भारत में नहीं पता, हम समझते हैं शायद जैसे भारत है वैसे ही लाखों साल से यूरोप भी है। धरती तो है, लेकिन उसका यूरोप नाम 19वीं शताब्दी में पड़ा है। तो यवन प्रांत में कुछ ऐतिहासिक जो आलेख मिले हैं, तो पुराने नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले प्लिनी ने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था, जैसे इंडिका कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है अपने काम विषय की अभी, कि जो जिसे वो कहते हैं कि ये इतिहास संबंधी अभिलेख हैं, वो सब के सब इंडिका हैं, यानी भारत यात्रा वृत्तांत। और ये कोई एक इंडिका नहीं है। जो भी भारत का, पूरे भारत का भ्रमण करता था यवन, वो भारत यात्रा वृत्तांत लिखता था। तो जाहिर है कि उसमें अपने प्रांत की भी चर्चा करता था। तो बहुत सारी तुलना की है उसने कि हमारे यहाँ 10,000 वर्ष पहले अमुक राजा थे, और वहाँ इंद्रप्रस्थ में ये थे, अमुक जगह थे, पूरा है। अब ये लोग, उसका एक उल्लेख जो मिलता है अलेक्जेंडर का बाद में, उसको तो कहते हैं, उसमें तो आपने यवन साक्ष्य को मान लिया, और जो वो आपको 10,000 वर्ष पुराना बता रहे हैं स्वयं अपने अभिलेखों से, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो इससे देख लीजिए कैसा सेलेक्टिव है हमारा सारा लेखन। भाई चलो तुम इंडिका को ही प्रमाण मान लो, मेगास्थनीज की इंडिका का तो कोई पन्ना प्राप्त नहीं है, शायद आप लोगों को पता ही हो। मेगास्थनीज की इंडिका का एक भी पन्ना विश्व में कहीं भी प्राप्त नहीं है। उस इंडिका का बाद के कुछ लेखकों ने, स्ट्रैबो या प्लिनी आदि ने उल्लेख किया, उनके भी मूल अंश नहीं प्राप्त हैं। उनका बाद में परवर्ती यूरोपीय लेखकों ने जो उल्लेख किया कि स्ट्रैबो ने ये लिखा है, प्लिनी ने ये लिखा है, उसके आधार पर चल रहा है। उसको भी प्रमाण माने तो 10,000 वर्ष पूर्व यवन और भारत का संबंध था, और भारत में प्रतापी राजा थे। ये जो लिखा है इसे तो गोल कर देते हैं। और जो एक संदिग्ध सा अंश है कि वो अलेक्जेंडर, जो कि यवन नहीं है, आपको यहाँ तो ये भी है, बहुत से नाटक लिख दिए, ठीक ही है। उस समय जब ब्रिटिश शासन था तो बहुत से देशभक्तों ने भी कुछ नाटक आदि लिख दिए, तो उसको यवन कह दिया। अलेक्जेंडर तो यवन है ही नहीं ना, वो तो मकदूनिया का राजा है ना, जिसे मगद्रोणी कहेंगे, यानी वहाँ मग लोग रहते थे। यवन और मग दो भिन्न जातियाँ हैं, और यवनों और मगों में निरंतर युद्ध होता था। यवन तो उससे घृणा करते थे अलेक्जेंडर से, हमारे यहाँ उसको यवन लिख रहे हैं। और कुछ हजार की आबादी थी मकदूनिया की, यहाँ कहते हैं लाखों का सैनिक लेके ऐसे ऐसे नाटक खेले जा रहे हैं कि कई लाख सैनिक लेकर सिकंदर आया, महाप्रतापी था, महासंगठित था। अरे आपको कुछ पता ही नहीं भारत के विषय में। तो अंतः साक्ष्य तो वहाँ इतिहास का कोई है ही नहीं, सिवाय तथाकथित भारत यात्रा वृत्तांत अर्थात इंडिका के, जो कि मूलतः भारत के अंग का ही एक उल्लेख है। और हमारे पास इतने प्रचंड अंतः साक्ष्य हैं, एक अकेला महाभारत ही ले लीजिए, लेकिन भारतीय इतिहास लिखा जाएगा, अभी के जो लोग हैं तो वो भारतीय अंतः साक्ष्य से नहीं लिखेंगे, बही साक्ष्य से भी नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि इंडिका को भी
उसमें जो हमारे पक्ष का तथ्य है उसे नहीं लिखेंगे, यूरोप के लोगों ने जो हमारे पक्ष में लिखा है उसे नहीं लिखेंगे। तो ये तो स्पष्ट रूप से झूठे, लफंगे और बदमाशों के द्वारा लिखा गया पम्फलेट है। इसे हिस्ट्री कहकर पढ़ाया जाना दोष है। तो दोष है तो इस अर्थ में हम लोग दोषी हैं कि भाई ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसकी निंदा नहीं करें। बहुत सी तो हमारे यहाँ कल्पना हो गई है, कुछ बोल नहीं सकते। अरे आप कैसे नहीं बोल सकते? आप कह सकते हैं कि हमें ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि अच्छा आप ये भी पढ़ाइए, पर हमें अधिकार दीजिए कि हम अपना भी पढ़ा सकें। लेकिन इसके लिए एक संगठित मांग करनी होती है। इसके लिए लड़ाई की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर हिंदू लोग ज्ञान के क्षेत्र में कोई मांग ही नहीं करेंगे, अपरा विद्या के क्षेत्र में, भाई हम कह सकते हैं कि हमको ये विश्वविद्यालय आप किस आधार पे ऐसे पढ़ा रहे हैं, हमको दूसरा विश्वविद्यालय, चलिए आप बहुत प्रभावशाली हो गए हैं। यूरंडपंथी लोग यानी यूरोपीय बौद्धिक नियोग से भारत में जो लोग उत्पन्न हुए हैं, अभी जो लोग प्रभावी हैं उन्हें मैं यूरंडपंथी कहता हूँ। तो यूरंडपंथी लोग अगर इतने अधिक आधुनिक विश्वविद्यालयों के प्रशंसक हैं तो हम फिलहाल कुछ वर्षों के लिए 50 या 100 साल के लिए दो तरह की शिक्षा प्रणाली चला लें। यूरंडपंथियों के लिए अलग विश्वविद्यालय रहें जिसके पाठ्यक्रमों आदि का निर्माण यूरंड लोग करें, और हिंदुओं के लिए अलग होने चाहिए। लेकिन इसकी मांग तो करिए। विद्या के क्षेत्र में जैसे हम कोई मांग ही नहीं करते। स्थिति तो ये है कि हमें तो अपनी कोई हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, शास्त्र की निंदा कर रहा है, हम कह भी नहीं सकते कि हमारे शास्त्र इसके वध का आदेश देते हैं, जबकि आप कह सकते हैं इसे। आप ये कह सकते हैं, दारा सिंह ने जब उस लफंगे पादरी को मारा तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि भाई कानून अपना काम करेगा, अगर आप चाहते हैं तो दारा सिंह को मृत्युदंड दे दीजिए। धर्मशास्त्र के अनुसार वो एक महान धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र यही कहते हैं। संसार का सबसे योद्धा और वीर समाज, उसको कोई बाधा नहीं है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में वीरता के अभाव में ये हो रहा है। कैसे आपने देखिए, भारत का जो शासन है इसके विषय में हम लोग बहुत से भ्रम पाले हुए हैं। इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि ये पापियों ने छलपूर्वक ट्रांसफ़र ऑफ पावर के द्वारा अपने हाथ में ले लिया और इसके बाद सारे देश में अज्ञान का प्रसार करके उसको वैधता दिए हुए हैं। तो भाजपा और संघ के पास भी कोई ज्ञान की शक्ति नहीं है, वो भी वही तोता रटंत किए जाते हैं जो उन्होंने पढ़ाया। हम तो इतने वर्ष मुसलमानों से हारे, हम तो ये हुआ, हम तो वो हुआ। अज्ञान, चूँकि उन्होंने भी ज्ञान का एक भी केंद्र नहीं खोला। हम लोग भी अगर केवल शारीरिक बल, वीरता, वो सब अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना तो जीवन ही व्यर्थ है, लेकिन ज्ञान के केंद्र भी खोजने आवश्यक है ताकि हमें पता चले कि हमारा सत्य इतिहास क्या है। तब हम अपने इतिहास को जानेंगे तो पता चलेगा कि भाई संसार भर में, जैसा पहले मैंने बताया, अंतः साक्ष्य और बहिः साक्ष्य। तो दूसरा इतिहास लेखन का तरीका क्या है संसार भर में? जो अपने मूल जिस देश का इतिहास लिखा जा रहा है उसके जो प्रतापी सम्राट हुए हों उनको केंद्र में रखकर ही इतिहास लिखा जाता है और उनको पूरे विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो महाभारत के समय से तो आज तक सब है ना। तो चाहे वो बृहद्रथ वंश हो, जितने भी वंश हुए हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनका विस्तार से इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? इस पर कोई बल नहीं देता, वो एक ही किताब में जल्दी से निपटा देते हैं। भारत की विशालता को ऐसे छिपाया जा रहा है और वो हम लोगों के चित्त से भी छिप गया है। भारत जो है वो संपूर्ण यूरोप के बराबर देश है ना अपने मूलाकार में, यानी 30 देशों से अधिक, 30 बड़े बड़े देशों के बराबर है। तो छोटे छोटे देशों के लिए जो उचित है वो इस महादेश के लिए कैसे होगा? तो यहाँ प्रचंड पुरुषार्थ कई क्षेत्रों में करना होगा। इंग्लैंड जैसे ताकतवर बना, उसको पढ़ के आप भारत को शक्तिशाली नहीं बना सकते। फ्रांस जैसे ताकतवर बना, उसको पढ़ के भी भारत को शक्तिशाली नहीं बना सकते। और ये तो इंग्लैंड की नकल कर रहे दीनहीन लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे फिलहाल भाजपा भी है कई चीज़ों में, ज्ञान के क्षेत्र में। तो ये तो भारत को महान बनाने का तरीका ही नहीं। यहाँ तो प्रचंड पुरुषार्थ हजारों दिशाओं में करना होगा और लाखों लोगों को करना होगा ना। तो ज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ लोगों को काम करना होगा बड़ी संख्या में, ये एक बात ध्यान में रखनी होगी। दूसरे, अपने ही प्रतापी सम्राटों को केंद्र में रखकर इतिहास लिखा जाता है। तो सूर्यवंश का जो अंत में सबसे प्रतापी वंश है, सिसोदिया वंश, उसके राजा तो अभी तक रहे हैं ना, 1950 तक विधिवत। तो भारत का इतिहास सिसोदिया वंश के सम्राट को केंद्र में रखकर लिखा जाएगा।
ये जो उन्होंने चला दिया कि लंदन के आसपास जो राजा है उसको हम इंग्लैंड का राजा बताएंगे, तो इसी तर्क में दिल्ली में जिस मामूली जागीरदार जमींदार ने कब्जा कर लिया, दिल्ली से आगरा के बीच जिन 3-4 लफंगों का थोड़े दिन शासन रहा, उनको पहले तो हम हिंदुस्तान का बादशाह कहेंगे, एक मामूली सी जागीर के मालिकों को। और इस विशाल क्षेत्र में इतने बड़े बड़े राज्य हैं, उनको हम कहेंगे नहीं नहीं वो तो हिंदुस्तान का बादशाह है, ये उसके अधीन है। इतनी तो शर्म की बात है, इसका विरोध होना चाहिए भाई। जिससे ये मुस्लिम पीरियड बता रहे हैं उसमें तो जैसा केडिया जी ने बताया, भारत चारों तरफ फैल रहा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, सब जगह हमारा विस्तार हो रहा है। इतने जो जिसे आर्किपेलागो कहते हैं, द्वीप समूह, वो हमारे शक्ति के विस्तार का दौर है। और स्वयं दक्षिण भारत में चोल हैं, चेर हैं, पांड्य हैं, इनका शासन तो राजेंद्र चोल तृतीय तो 13वीं शताब्दी के अंत, तो 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक है ना। बहुत सारे चेर नरेश हैं जो 16वीं शताब्दी थे, पांड्य हैं 15वीं शताब्दी तक हैं, 1500 यानी 16वीं शताब्दी का प्रारंभ भी मान सकते हैं। 16वीं शताब्दी तक बड़े बड़े क्षेत्रों में भारत के प्रतापी राजा राज्य कर रहे हैं, और आप उसे मुस्लिम काल बता रहे हैं। इनको तो सार्वजनिक रूप से ज्ञान के क्षेत्र में कहना चाहिए कि हम इनकी निंदा करते हैं, ये पापी हैं, ये झूठे हैं, ये बदमाश हैं। ये नहीं कि नहीं सही इतिहास पढ़ाओ। भाई आपका इतिहास से लेना देना नहीं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ अलग कर लीजिए जी, भारत के लोगों को भारत का इतिहास पढ़ाइए। किस मुंह से आप इन सब का करेंगे खंडन कि नहीं साहब, अभी जो राजा हैं भारत में 1950 तक जो राजा थे, इनको आप कैसे छिपाएंगे? भोसले वंश का देखिए, चाहे वो कोल्हापुर के हों, सतारा के हों, नागपुर के हों, सिंधिया अभी 1947 तक तो राजा थे ना, होलकर, सिंधिया, रीवा के राजा, ये सब तो बाकायदे राजा मान है। ये कब ब्रिटिश प्रजा हैं? किसी राजा ने नहीं। अगर काशी में केवल अंग्रेजों का राज्य होता है तो कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बन सकता था? उसको तो राजाओं ने ही तो दान दिया था, हिंदू राजाओं ने, और काशी नरेश ने उसके लिए भूमि दी थी। तो आप ये कौन सी काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं कि अंग्रेजों का राज था? अंग्रेजों का राज था 90 वर्ष तक कुछ जगहों में। 1858 में पहली बार ब्रिटिश स्टेट आया, और जो 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया की घोषणा है, उस घोषणा को आप केवल पढ़ लीजिए, नेट पे भी उपलब्ध है। वो साफ साफ थोड़ा सा विवेक लगाइए तो संधि पत्र है। उसका प्रारंभिक वाक्य है, आज से मेरा भतीजा करजन भारत का पहला वायसराय होगा। और यहाँ ये अभागे क्या पढ़ाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था ना, यानी एक कंपनी के महाप्रबंधक, उनको वो कह देते हैं ये भारत के शासक थे। माने आप ब्रिटिश महारानी से ज़्यादा ब्रिटिश भक्त हो गए। ब्रिटिश महारानी कह रही है कि आज 1858 से पहला वायसराय भारत का मेरा भतीजा होगा। और यहाँ ये श्वान पढ़ाते हैं कि वो पता नहीं कब से 1757 से ही अंग्रेज भारत में राज्य कर रहे थे। भाई तुम्हारा भारत कोई और होगा। हमारे इतने बड़े बड़े राजाओं का अपमान आप कैसे कर सकते हैं? हमको ये मांग उठानी चाहिए, हमारे जो राजा हैं उस राज्य के रहने वाले लोग ये मांग उठाएं कि अगर आप इतना निरंतर अपमान करेंगे तो हमको कोई अधिकार दीजिए, हम पीट सकते हैं, मार सकते हैं। मारें चाहे नहीं, मांग तो उठाएं। हमारे पूर्वजों का जो अपमान करेगा उससे पीटने का हमें अधिकार दीजिए, मांग होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों की जो निंदा करेगा उसके वध का हमें अधिकार होना चाहिए। भाई कानून कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है, कानून तो बनते बिगड़ते रहते हैं। अब ये भी नहीं है, रूल ऑफ लॉ कह दिया और हम सब उससे डर रहे हैं। अरे भाई रूल ऑफ लॉ तो राक्षसों का भी होता है। कानून स्वयं में कोई प्रमाण नहीं है। कानून अच्छा है या बुरा ये उस देश के धर्मज्ञ लोग तय करेंगे, धर्माचार्य तय करेंगे। कोई भी कानून स्वयं में सही नहीं होता, क्योंकि बहुत से राक्षस लोग राक्षसी कानून बनाते हैं। अरे यही गांधी और नेहरू अंग्रेजों के अनुसार तो देशद्रोही हैं। सारे कानून आप पढ़िए, सेडिशन के केसेस हैं। हमारी भाषा छोड़ दीजिए, स्वयं ब्रिटिश कानून के अनुसार ब्रिटिश काल में गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को राजद्रोही और देशद्रोही कहा गया है। और उस समय वो अपने को ही भारत दिखाते थे, तो क्रांतिकारियों को कहते थे कि ये भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो इससे थोड़ी सी अकल लगाइए कि क्या कहा जाता है। हमने तो इसको मान लिया है रूल ऑफ लॉ। भाई लॉ किसका है? ये इन सबको जाने। लॉ का सब जगह एक नियम होता है कि लॉ का प्राइमरी सोर्स होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा। इस विषय पे जब दूसरा अगर कोई सत्र लूँगा तो मैं बताऊँगा कि धर्म कैसे सारे विश्व में अपने अपने रिलीजन या मजहब ही लॉ के सोर्स हैं, सिवाय भारत के। कम्युनिस्ट देशों में नहीं था तो वो इतनी जल्दी नष्ट हो गया। जो भी थोड़े समय भी टिकने वाले समाज हैं वहाँ लॉ का सोर्स उसके रिलीजन या मजहब हैं। तो हमारे भी
लॉ का सोर्स तो धर्मशास्त्र होंगे। ये जो एंग्लो सेक्शन लॉ है, ये हमारा सोर्स कैसे हो सकता है? कम से कम ये मांग उठानी चाहिए। सारे संसार में उस समाज के रहने वाले जो बहुसंख्यक हैं, उनके रिलीजन की जो विधिक स्थिति है, भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को कम से कम पहले उतना अधिकार तो दो। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी इससे उल्टा है। अभी क्या है, अल्पसंख्यकों को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर वो अपनी शिक्षण संस्था बनाएं तो वो अपने मज़हब या रिलीजन के अनुसार वहाँ उसकी शिक्षा दे सकते हैं, भले ही वो भारत शासन से पूर्ण अनुदान प्राप्त करें। अब इसके अर्थ समझिए, इन सब की चर्चा होनी चाहिए संसद में, ऐसे लोग जाने चाहिए संसद में। इसका अर्थ ये है कि भारतीय राजकोष से, यानी बहुसंख्यक हिंदुओं के द्वारा दिए गए टैक्स और राजस्व के अंश से जो पब्लिक एक्सचेकर है, जो भारत का खजाना है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हिंदुओं का है, उस राजकोष से बड़ा अंश मुसलमानों को कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए और ईसाइयों को चर्च के अनुसार बाइबिल और दूसरी चर्च की किताबें पढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है भाई? तो इस पर मांग होनी चाहिए। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कानूनन घोषित होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत को इसकी पहल करनी चाहिए ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल क्यों नहीं आना चाहिए संसद में कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का कानून बने और यहाँ के बहुसंख्यकों के धर्म को भी कम से कम वो अधिकार प्राप्त हो जो अभी अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। ये कूटनीतिक भाषा है, पहले इतना तो मिले। तो अगर इतना भी मिल जाएगा तो हम फिर न्यायालय में जा सकेंगे कि हिंदू धर्म के विरुद्ध अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, प्रचार कर रहा है। अभी कानूनी स्थिति क्या है? अगर आपने इस्लाम के विरुद्ध कोई टिप्पणी कर दी, आखिर जो चितरंजन सुराल जी बता रहे थे वो यही है ना कि प्रशासन उनकी मदद करता है। तो क्यों करता है? कानून ऐसा बना है कि साहब अल्पसंख्यकों की भावना को आप आहत नहीं कर सकते, वाह वाह, और बहुसंख्यकों की भावना आप दिन रात आहत कर सकते हैं। कैसा न्याय है? भाजपा शासन में भी ये बात अधिक शक्ति से पूछी जानी चाहिए। भाई, तुम हिंदुओं को धार्मिक अधिकार उतने भी नहीं दे सकते जितने मुसलमानों और ईसाइयों को प्राप्त है। तुम किस मुँह से हिंदुत्व की बात करते हो? अगर हम ये दबाव नहीं बनाएंगे ज्ञान के क्षेत्र में तो बाकी चीज़ों में हमारी शक्ति बहुत नष्ट होती रहेगी। तो इतिहास को ऐसे देखना चाहिए कि हमारे अंतः साक्ष्य क्या कहते हैं वो इतिहास के विषय में प्रमाण है। प्रमाण क्या है कि ये दुनिया का सबसे वीर, तेजस्वी और श्रेष्ठ राष्ट्र है और इसकी सीमाएं जो सकेडिया जी ने बताया वहाँ तक व्याप्त हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो लोग शासक हैं वो ज्ञान की दृष्टि से हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं। तो ज्ञान का अधिकार तो स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानवाधिकार है, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके अनुसार ज्ञान का अधिकार संपूर्ण मानव जाति को है। तो हिंदुओं को भी ज्ञान का अधिकार है। हिंदुओं के ज्ञान को भी भारत में महत्व दिया जाना चाहिए। भाषा सदा आप ऐसे ही बोलिए जिससे लगे कि हम प्रताड़ित हैं, लेकिन अपने को मान मत लीजिए। दिक्कत ये है हिंदुओं के साथ कि कई बार वो इतने सरल हो जाते हैं कि अगर उनको ये सिखा दो कि देखिए साहब हमको भी ज्ञान का अधिकार मिले, तो पता चला वो सचमुच निरीह हो गए। भाई, ये तो भाषा है, आप मांग ऐसे करिए, लेकिन उसके उस साथ ही जो पापी हैं, जो राक्षस हैं, उनके प्रति घृणा और क्रोध बहुत आवश्यक है। ये हम कौन सा जीवन जी रहे हैं कि जो पापी शासक हैं इनके विरुद्ध हमारे मन में घृणा ही नहीं है, कोई क्रोध ही नहीं है। ये तो बहुत ही क्लीव का अर्थ भौतिक अर्थ में नपुंसक नहीं होता। मैं आपको बता दूं, क्लीव का अर्थ होता है सिकुड़ा हुआ या मुरझाया हुआ। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा था क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ, तो उसको कोई शारीरिक दृष्टि नपुंसक नहीं कहा था। तेरा मन सिकुड़ गया है, तेरा मन मुरझा गया है। कोई भी इंद्रिय, अंतरिंद्रिय कुछ भी मुरझा जाए वो है नपुंसकता। तो ये हम क्लीव क्यों बने हुए हैं? हम अपने मन को हमने इतना मुरझा क्यों रखा है? हम मांग करें कि हमारे ज्ञान का अधिकार भी हमें मिलना चाहिए। तो इतिहास को जब हम ऐसे देखेंगे तब हम पाएंगे कि 1947 तक बहुत से भारतीय राजा शासन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, सिंधिया हैं, होलकर हैं, बघेल हैं, फिर इधर दक्षिण कोचीन के नरेश हैं। अभी आपने पढ़ाई कुछ समय पहले कितना बड़ा खजाना मिला था, तो ये त्रावणकोर कोचीन का। तो ये सब राजा तो हैं ना। तो इन राजाओं को जो कहता है कि इनके होते हुए भी जो भारत को गुलाम कहता है, तो फिर वो इनको भारत नहीं मानता। इसका मतलब कि ग्वालियर भारत का अंग नहीं है, इंदौर भारत का अंग नहीं है, बड़ौदा भारत का अंग नहीं है, त्रावणकोर कोचीन भारत का अंग नहीं है, रीवा भारत का अंग नहीं है। ये कहना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि यहाँ तो स्वयं ऑफिशियल आंकड़े हैं ना कि ये स्वतंत्र राजा हैं। और विक्टोरिया क्या कहती है? हम वचन देते हैं कि
किसी भी भारतीय राजा की सीमा में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और भारतीय राजाओं से भी हम यही मांग करते हैं कि वो हमारे राज्य में हस्तक्षेप न करें। हम वचन देते हैं कि यहाँ सबको अपने अपने धर्म और पंथ की उपासना की स्वतंत्रता होगी। इसका क्या अर्थ है? थोड़ा विवेक अगर हो तो जानेंगे। इसका अर्थ है कि यहाँ इंग्लैंड की तरह का शासन नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड में क्या स्थिति है? इंग्लैंड में जो वहाँ का क्राउन है, कभी राजा हो कभी रानी, सब क्राउन है। इंग्लैंड का क्राउन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का ऑफिशियल लीगल पैट्रन है। प्रोटेस्टेंट ईसाइयत इंग्लैंड का राजधर्म है। तो विक्टोरिया यहाँ क्या कहती है? हम भारत के नागरिकों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी हम इंग्लैंड की तरह का राज नहीं चलाएंगे, माफ़ कर दो हमें। हम तो आपसे मैत्रीपूर्वक रहना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को आप लोगों ने, और सच तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी अधिकार मिला था भारत के राजाओं के सहयोग से मिला था। तो वो कहती है भाई आप लोगों ने दिलाया है तो हम अभी उससे ले लिए हैं, और उसी का लाभ उठा के फिर यहाँ जो शांतिपूर्ण आंदोलन है वो इसी तर्क से हुआ कि भाई आपको हमने दिलाया था, अब हम जाने कह रहे हैं, आप जाइए। तो भारत के राजाओं से हम कोई तकरार नहीं करेंगे, उनके उत्तराधिकार कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो कि कंपनी करती थी, जिसके लिए 1857 हुआ। ये सब स्पष्ट रूप से विक्टोरिया ने कहा। तो इस तथ्य को जानना चाहिए कि 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया ने एक तरह का संधि पत्र लिखा था भारतीय राजाओं के साथ। तो भारतीय राजा 1947 तक पूरी शक्ति और वैभव के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में, लगभग आधे भारत में राज्य कर रहे थे। इसीलिए हम सब बचे हुए हैं। अगर सचमुच यहाँ जैसा बताया जाता है 700 वर्ष मुसलमानों का शासन होता और 200 वर्ष और कुछ ढपोर संघ तो कहते हैं 500 वर्ष अंग्रेज़ों का शासन होता, तो यहाँ एक भी हिंदू नहीं बचता, क्योंकि इंग्लैंड में एक भी हिंदू नहीं है और चूँकि अरब में एक भी हिंदू नहीं है, क्योंकि वहाँ भी तो सब हिंदू ही थे, सब सनातन धर्मी ही थे। तो हम किसी की कृपा से नहीं बचे हैं, अपनी वीरता और अपने ज्ञान के बल से बचे हैं, इसे ध्यान रखें। तो मिथ्या बातों का प्रचार नहीं करें, अपने इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखें। वर्तमान शासक पापिष्ठ है, लेकिन इसे ज्ञानपूर्वक ही धर्म में बनाया जा सकता है, इसको अच्छी तरह जान लें। और ज्ञान के द्वारा बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जिसके लिए बाकी वीरता उसकी अनुवर्ती होंगी, वीरता पहले नहीं होनी चाहिए। छात्र तेज ब्रह्म तेज से आगे नहीं चलता, ब्रह्म तेज ही छात्र तेज से आगे चलता है। इसलिए विद्या केंद्रों की साधना आवश्यक है। अपने इतिहास, अपनी राजनीति शास्त्र, अपने समाज शास्त्र, इसको पढ़ाने के बहुत सारे केंद्र होने चाहिए। भारत के इतिहास को ऐसा समझना चाहिए कि 1947 को छलपूर्वक पापिष्ठों ने सत्ता तंत्र पर कब्जा कर लिया, और उसके फिर और विस्तार से किसी अन्य समय बताएंगे कि ये जो वोटिंग राइट को हमने पता नहीं क्या झुंझुना मान रखा है। वोटिंग राइट जो है वो राइट टू रूल नहीं है, वो आप विधायिका में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं बस, और राज्य के ज़्यादा अंग स्थिर हैं, और वो राज्य सारे यूरो इंडोपंथी हैं, यूरो इंडियन पैटर्न पे हैं। उसको बदलने का सारे संसार में कानून वहाँ की परंपराओं के आधार पर बनते हैं। तो भारत का कानून भी स्वाभाविक रूप से, हम तो पहले चरण में यही कह सकते हैं कि जैसा इंग्लैंड में है, जैसा फ्रांस में है, जैसा जर्मनी में है, कानून का आधार वहाँ की परंपराएं और मान्यताएं हैं। भाई वो लाइए, हम नहीं कहते हिंदुत्व का मूल रूप लाइए, चलिए आप वो तो करिए, जिनके आप दास हैं उनका अनुसरण भारत में कीजिए। और ज्ञान के क्षेत्र में तेजस्विता में कोई बाधा नहीं है। थोड़ी शब्दावली सजग होनी चाहिए। जैसे मैंने दारा सिंह वाला उदाहरण दिया कि इस पर आज तक कोई मुकदमा नहीं चला। हमने कहा भाई धर्मशास्त्र के अनुसार उसने एक धर्म में कार्य किया है, आतताई का वध हमारा धर्म कार्य है, ठीक है, फिलहाल एंग्लो इंडियन कानून है तो आप मृत्युदंड दे दीजिए। वो तो देंगे ही, तो उतना कहने में हमारा क्या आता जाता है। लेकिन हम वातावरण में यह बात गुंजाएं कि आतताइयों का वध धर्म है, शास्त्र और गुरु की निंदा करने वाले का वध धर्म है, वर्तमान शासक पापिष्ठ हैं। बस, धन्यवाद। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो।